हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो संख्या पद्धति है जिसको नंबर सिस्टम बोला जाता है, नंबर सिस्टम क्या होता है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था और इसके अलावा भी और भी काफ़ी कुछ बातों पर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, बाकी डिटेल में तो हमने पहले पढ़ा ही है, और यदि आपको वीडियो देखना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल से जरूर देख लेना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी और उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो मिलने वाला है। लेकिन उसकी एक समरी अगर आपने देखा भी है तो एक समरी सारांश में बिल्कुल शॉर्ट में उसका रिवीजन करेंगे और फिर इसी से बेस्ड हम बिल्कुल सिंपल से कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको ये बता दूं कि अभी जो हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे थोड़े से सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद में हम इस टॉपिक को और आगे की ओर ले जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा एक लेवल बढ़ेगा, फिर हम लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्टिंग के हिसाब से अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और ज़्यादा मजा आएगा अगर शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहले बोला प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत मतलब प्रकृति द्वारा, नेचुरल मतलब नेचर द्वारा। ठीक है, जो नंबर मिले हैं उसको क्या बोला जाएगा? प्राकृत संख्या। और वास्तव में देखा जाए तो नेचर से तो कोई नंबर ही नहीं मिला हमें। मिला क्या भाई? नेचर से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधे मिलते हैं, पर्वत मिलता है, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से? नेचर से मिलता है। लेकिन ये जो नंबर है ये तो कहीं ना कहीं एक रिसर्च है और अलग अलग नंबर पर अलग अलग रिसर्च किए लोगों ने। तो इस बात पर इसका नाम जो है ना, नाम के आधार पर एक मैथमेटिशियन है, जर्मन के मैथमेटिशियन है, उन जर्मन के मैथमेटिशियन जिनका नाम था कार्नेकर। ठीक है, लियोपार्ड कार्नेकर। तो लियोपार्ड कार्नेकर जी ने ये भी बोला, जर्मन के मैथमेटिशियन थे, कि ये जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये हमें गॉड से मिली हुई है। गॉड से मिली हुई है मतलब प्रकृति से मिली हुई है, नेचर से मिली हुई है। ऐसा क्यों बोला होगा उनने? हालांकि इतना टाइम अब नहीं देना चाहिए इसमें, क्योंकि आज हमें एमसीक्यू करना है, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट में उस पर बात करें। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो इसलिए बोला कि देखा जाए तो प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट तक जाती है। आप अगर कोई बच्चा जब बोलना सीखता है, उसमें जब समझ आती है तो अपने बोलने के या अपनी लैंग्वेज सीखने के साथ में ये लैंग्वेज सीख जाता है, इसकी काउंटिंग सीखने लगता है। बच्चा जब बचपन में खिलौने खेलता है तब इससे ही वो अपने खिलौने को काउंट करने लगता है। ठीक है ना? और काउंट करने के लिए उसको नंबर की जरूरत पड़ती है और 1 2 3 4 5 6 उस धीरे धीरे सीखने लगता है। आपने देखा होगा कि कई अनपढ़ लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए, जिनको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो भी काउंटिंग अच्छे से कर लेते हैं, जबकि उन्होंने किसी स्कूल में नहीं सीखी है। बस अब इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो काउंटिंग के काम में आती है, गिनती के काम में आती है, किसी चीज को गिनने के काम में आती है, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीरो क्यों नहीं हुए प्राकृत संख्या? तो जीरो क्या होता है? किसी संख्या को गिनने के लिए जीरो का उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, जो संख्या बनती है उसमें जीरो का जरूर उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए 10 है तो 10 में जीरो लगता है, 100 में जीरो लगता है। आप बोलेंगे कि कोई भी संख्या नहीं है या कोई भी वस्तु नहीं है, उसको गिनने के लिए हम बोल सकते हैं कि जीरो वस्तु ही है, तो ये जरूर बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर कुछ वस्तु है या हमें कुछ काउंटिंग करना है तो 1 से ही स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्राकृत संख्या कहा जाएगा। अब मेरे ख्याल से ऐसा आपको याद रखना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? कहीं ना कहीं जैसे आपके दिमाग में ये बात थी कि सर नहीं, जीरो भी तो काउंटिंग के काम में आती है। तो एक संख्या ऐसी, जीरो कहाँ काउंटिंग में आती है? जैसे सपोज करें कि मेरे पास में अभी कोई वस्तु कुछ भी नहीं है, या पैसे की अगर बात करें तो मेरे पर्स में कुछ भी पैसे नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पर्स में 0 पैसे है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या 0 रुपए है। मेरे पास कोई वस्तु अगर नहीं है तो मैं बोल सकता कि मेरे पास में एक 0 वस्तु ही है। तो पूर्ण का मतलब ये हुआ कि ये प्राकृत संख्या है तो सारी रहेगी, उसमें क्या कर दिया? 0 कर दिया। वैसे भी अगर इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था, होल नंबर। देखिए, होल नंबर, होल मतलब 0, प्राकृत तो रहेगा, उसके साथ में क्या आ गया? 0 आ गया। इसके बाद में सम प्राकृत संख्या। देखिए यहां पर क्या बोला? सम प्राकृत संख्या। बात को समझना, सम प्राकृत संख्या, इवन नंबर
इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं हम, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब सम का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या या ऐसी प्राकृत संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब अल्टरनेट नंबर। देखिए 2 आया, फिर 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 नहीं आएगा, ऐसा। तो सम प्राकृत संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो क्या हो जाएगी? सम प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, धनात्मक। विषम प्राकृत संख्या, यहां पर भी प्राकृत लगेगा और नेचुरल नंबर लगेगा। तो विषम प्राकृत संख्या जो सम संख्या नहीं है प्राकृत संख्या, वो सारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। देखिए एक एक छोड़ के लिखी थी ना हमने, बाकी की जो बची है वो क्या है? विषम प्राकृत संख्या। या तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। फिर आपको मैं बता रहा हूं कि इसका डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल में वहां पर हमने समझाया। ठीक है, अभी 60 में हम समझ रहे ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आसानी हो जाए। विषम प्राकृत संख्या हो गया रूढ़ अभाज्य संख्या। रूढ़ बोलिए चाहे अभाज्य संख्या बोलिए चाहे प्राइम नंबर बोलिए, ये याद रखना, प्राइम स्पेशल नंबर है भैया, प्राइम नंबर है। आपने देखा होगा कहीं सेल वेल भी होती है तो कुछ प्राइम वर्ड का एक यूज किया जाता है। प्राइम मतलब जो कि फिक्स है और वो इधर उधर अटल है, ये बोल सकते हैं हम। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो फिर किससे विभाजित होती है? या तो खुद से विभाजित होगी या तो फिर केवल एक से विभाजित होगी। ऐसी संख्या आप देखिए कि यहां से लेके ये क्या है, मैंने रूढ़ संख्या लिखी है या प्राइम नंबर लिखा है। अगर 11 देखा जाए तो 11 को किससे डिवाइड कर सकते हैं आप? या तो केवल 11 से डिवाइड कर सकते हैं या तो फिर 1 से कर सकते हैं, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि मैं 1 लिखूं तो देखिए 1 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता और खुद से भी डिवाइड किया जा सकता, लेकिन दोनों जगह 1 1 ही तो है। तो ओवरऑल हम यही तो बोल सकते हैं कि 1 से ही डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि खुद भी 1 ही है, इसलिए इस कैटेगरी में इसको नहीं रखा है। हमने क्या बोला, जैसे 7 है तो 7 को 7 से भी डिवाइड कर रहे हैं और 1 से भी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर ऐसे है कि जो जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही नंबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या तो दूसरे तरीके से ये बोलिए कि रूढ़ अभाज्य संख्या में 1 नहीं होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम थोड़ा सा क्या है, अभाज्य, प्राइम लगा हुआ है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सह मतलब 2 को लिखा है ना, को मतलब पेयर की बात हो रही है, 2 एक साथ है। ठीक है, देखना फिर से और एक बार, सह अभाज्य संख्या, ऐसा लग रहा कि ऐसा एक पेयर होगा जो कि दोनों एक साथ में, दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसको दोनों को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये देखिए, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो रहा, ये 4 से डिवाइड हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये 8 से डिवाइड हो रहा, तो ये नहीं हो रहा। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्या बोला जाएगा। देखिए 3 और 5, कोई भी 1 को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। 4 और 5 कोई भी ऐसी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 20 और 7, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, तो इस बात का खास करके ध्यान देना है। सह अभाज्य, इसको याद रखने का मैं भी कैसे याद रखता था मालूम है, इसको मैं भी भूल जाता था, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब, अभाज्य का मतलब वो नहीं है, ये वाला अभाज्य नहीं, अभाज्य मतलब सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब साथ में किसी भी संख्या से भाजित नहीं होता है, उसको सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। नाम में पूरी मीनिंग इसकी छुपी हुई है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग, और बच्चे मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब यह है
कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में p डिवाइडेड बाय q के रूप में है, आपने फ्रैक्शन देखे होंगे, या तो बोल सकते हैं कि दुनिया के सारे नंबर परिमेय संख्या होगी, केवल कौन सी संख्या नहीं होगी, जो p डिवाइडेड बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो परिमेय नहीं होगी, बाकी की सारी संख्या होगी। और आपको मैं बता दूं कि p और q के रूप में दुनिया की मैक्सिमम संख्या को p डिवाइडेड बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। आप जैसे सोचिए, आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि ऐसी संख्या जैसे सपोज करें कि 5 है, 5 को p डिवाइडेड बाय q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 5 डिवाइडेड बाय 1। अगर 1 है तो 1 को 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 9 है तो 9 को 9 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 को 2 डिवाइडेड बाय 1। मतलब p डिवाइडेड बाय q के रूप में जिस भी संख्या को लिखा जा सकता वो सारी की सारी परिमेय संख्या है, और मैक्सिमम संख्या है परिमेय संख्या होती दुनिया में, ठीक है। बस कौन सी नहीं होती है, बस इस बात को याद रख लो आप। देखिए ऐसी संख्या है जो अंडर रूट के अंदर आती है लेकिन उसका वर्गमूल नहीं होता है, ध्यान देना, बस इस बात को याद रख लो आप कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अगर अपरिमेय संख्या याद रख लिया, उसको छोड़कर सारी परिमेय संख्या, ठीक है, ध्यान देना इधर। ऐसी संख्या जो वर्गमूल के बाहर नहीं निकलती है, देखिए 2 का वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा बाहर। अगर मान लिया जाए वर्गमूल 4 होता तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता, 2 हो जाता। जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वो संख्या को छोड़कर सारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ध्यान देना इधर। √3 फिर से और एक बार ध्यान देना, फिर से बात करूंगा मैं इसकी। √5 √7 डैश 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 कंटिन्यू। √1 नहीं होगा क्योंकि 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो इनको छोड़कर बाकी की सारी संख्या क्या होती, अपरिमेय संख्या होती, ठीक है। फिर से ये अपरिमेय की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद में पाई अपरिमेय है, और एक्सपोनेंशियल भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसकी e की पावर जो होगी 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, कुछ भी रखिए, तो ये दशमलव में आएगा और कभी रिपीटेशन नहीं होगा। इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय और किस प्रकार से होता है इसकी भी एक क्लास लेंगे हम, और उस पर पूरा डिस्कशन फुल करेंगे। फिर से और एक बार, अपरिमेय संख्या जिसको p डिवाइडेड बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इनको नहीं लिख सकते हम p डिवाइडेड बाय q के रूप में, ठीक है। बाकी की सारी संख्या परिमेय संख्या होगी। अब इंपॉर्टेंट बात पूर्णांक, और पूर्णांक से रिलेटेड केवल अकेली परिभाषा नहीं है, पूर्णांक से रिलेटेड, पूर्णांक से रिलेटेड एक ये खुद तो है 3 4 5, ये 5 डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक 5 अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती है जिसका कहीं ना कहीं पूर्णांक से नाता है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब क्या है, या तो धनात्मक होगा या तो फिर ऋणात्मक होगा। हो सकता है कि 0 +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, प्लस साथ में नहीं, +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है, +3 -3, +4 -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और साथ ही साथ में 0 भी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स भी बोला जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। मीनिंग समझिए आप, नाम सुनिए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और पूर्णांक मतलब पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ, इससे नेगेटिव वाले हटा दो आप, ये जो माइनस माइनस लिखे ना इसको हटा दीजिए। क्या बोला, केवल धनात्मक लेना है आपको। क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5 डैश 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 अनंत। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। अधनात्मक पूर्णांक, बस इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अधनात्मक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है ना, इसमें से धन को छोड़ दीजिए आप, धनात्मक को छोड़ दीजिए,
तो 0, -1, -2, -3, -4 डैश 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 कंटिन्यू। और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक को छोड़ दीजिए और बाकी के धनात्मक को लिख लीजिए। यहां पर क्या बोला है, ऋणात्मक पूर्णांक तो सॉरी, और धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक को छोड़ देना है, ऋणात्मक को लिखना है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, सॉरी इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, धनात्मक बोला तो केवल धनात्मक, 0 नहीं आएगा। ऋणात्मक बोला तो केवल ऋणात्मक आएगा, 0 नहीं आएगा। और धनात्मक पूर्णांक बोला तो धनात्मक वालों को छोड़ देना है, मतलब ऋणात्मक आ जाएंगे और 0 भी आएगा। और ऋणात्मक बोला तो ऋणात्मक वालों को छोड़ देंगे, मतलब धनात्मक भी आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है। जातीय मान, जातीय मान को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर हम समझते हैं। देखना, जातीय मान को समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर समझ रहे हैं। क्या, मान लिया जाए कि हमारे पास में 3, 5, 4, 2, 1, 8, ठीक है, ये संख्या है। कोई भी संख्या रहेगी वहीं पर देखा जाएगा कि ये जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, जातीय मान और स्थायी मान देखने के लिए कोई भी एक संख्या का होना आवश्यक है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, इसका 4 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान जिसको फेस वैल्यू बोला जाता है या अंकिक मान, फेस वैल्यू, फेस मतलब उसका चेहरा, फेस वैल्यू मतलब उसका चेहरा, चेहरा मतलब आपको ये क्या दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा, तो ये क्या है, फेस वैल्यू कितनी है, 4 है। जातीय मान कितना है इसका, 4 है। अगर 8 का जातीय मान बोला है, 8 का, तो 8 ही होगा भाई। उसकी फेस वैल्यू देखना है ना, क्या है, उसको देख के क्या फीलिंग आ रही है हमें, तो हमें 8 की फीलिंग आ रही है। 3 का जातीय मान तो 3 है। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान भैया वो जहां पर रहता है उसकी पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन क्या है तो हमें मालूम है, यहां पर इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समझ में आई बात। तो मान लिया जाए 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई, दाही, सैकड़ा, तो मतलब 200 हो जाएगा। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय मान रहेगा ना, इसके बाद जितने भी अंक है उतने उसके 0 लगा दीजिए और खुद को लिख दीजिए। देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 लिख दीजिए और उसके बाद जितने भी अंक है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। स्थानीय मतलब उसका जो स्थान है ना, इधर से पूरा उस स्थान तक हमें पहुंचना है 0, 0 की सीढ़ी लगाते हुए। ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया समझ में तो पिछली 1 घंटे का वीडियो लेक्चर था हमारा, वहां पर पूरा डिटेल में इसको और ज़्यादा समझाया और डिटेल में हमने वहां पर काफ़ी कुछ एग्जाम्पल लेके उसको समझा है। और अभी सारांश में समझा, और वो इसलिए समझा कि हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले और थोड़ा सा एक शार्ट में बिल्कुल, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो बड़ी प्राकृत संख्या कोई भी हमें नहीं मालूम। जितनी भी संख्याएं लिखी है मैंने, सारी संख्या क्या है, अनंत होती है। आपसे कोई भी अगर संख्या इसमें से पूछी जाए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो नहीं मालूम। सबसे बड़े यौगिक भाज्य क्या होगा, तो नहीं मालूम। यौगिक या भाज्य, सह अभाज्य सबसे बड़े कौन से होंगे, तो नहीं मालूम। परिमेय संख्या सबसे बड़ा होगा तो नहीं मालूम। क्लियर, अनंत बोल सकते हैं हम इसको, अनंत। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होता तो नहीं मालूम। बस सबसे छोटा मालूम होना चाहिए आपको, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, रूढ़ या अभाज्य, यहां पर 2-3 क्वेश्चन बन रहे, देखना। अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या क्या है, छोटी बड़ी की बात ही नहीं कर रहे, एकमात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा आगे आप कितना भी अनंत तक चले जाओगे कोई भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी क्यों, सम संख्या 4 है तो 2 से विभाजित होती है, 6 है सम संख्या वो भी 2 से विभाजित होती है। तो कोई भी सम संख्या रहेगी 2 से विभाजित होगी, तो इसके आगे विभाजित होने वाली संख्या तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, 2 क्या है, खुद से विभाजित हो रही है इसलिए हम इसको रख सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य या अभाज्य सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। यौगिक या भाज्य की बात की जाए, ठीक है, यौगिक या भाज्य की बात की जाए तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सह अभाज्य संख्या है या नहीं है, ऐसा पूछा जाता। कुछ ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या पूछा जाएगा कि कुछ संख्या दे दी जाए, परिमेय संख्या है या नहीं है। और मेरे ख्याल से परिमेय और अपरिमेय केवल 2 कॉन्सेप्ट पर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इस पर हम एक स्पेशल क्लास लेंगे और उस क्लास में परिमेय और अपरिमेय पर ही बात करेंगे और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्कूलिंग हो, कभी भी इसके बिना काम नहीं होता है। जो अभी यहाँ पर डिस्कशन किया, और आपको अगर नहीं मालूम तो वो वीडियो जरूर आप देख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय पूर्णांक पर हमने डिस्कशन कर लिया, जातीय मान और आंकिक मान पर डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहला भाज्य संख्या कौन सी है? पहला भाज्य संख्या कौन सी? अभी हमने डिस्कशन किया पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या कहा गया भाई, भाज्य पहली भाज्य संख्या कौन है? 4। तो पहली भाज्य संख्या कौन होगी? 4 होगी। मिल गया क्वेश्चन। फिर आपको बता दूं कि अभी बड़े सिंपल से क्वेश्चन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एक लेवल बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, हम ऊपर भी जाएंगे और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सीढ़ी बाय सीढ़ी कुछ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, कुछ जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 होगा। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, होल नंबर पूर्ण संख्या का किससे शुरू होती है? पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? हमें मालूम है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश 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 कंटिन्यू अनंत तक। कहां से शुरुआत हो रही है भाई? तो 0 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना पूर्ण और पूर्णांक में अंतर है। मैं भी बड़ा एक कंफ्यूज होता था जब 7th 8th क्लास में पढ़ता था। पूर्ण और पूर्णांक, मैं समझता था कि पूर्ण और पूर्णांक, ठीक है, वो क वो लगाने का भूल गए होंगे, तो वही है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ा सा नाम बड़ा अच्छा है, होल नंबर और इंटीजर्स, है ना, वहां पर अलग अलग समझ में आता है, लेकिन हिंदी में पूर्ण और पूर्णांक बोलते तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या बोला है? पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, द सक्सेसर ऑफ -5 का उत्तरोत्तर अंक कौन सा है? -5 का उत्तरोत्तर अंक कौन सा है? देखिए नंबर लाइन, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। सॉरी, 1 से क्यों लिख दिया मैंने? यहां पर मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 कंटिन्यू, और कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक। -1 -2 -3 इक्वल डिस्टेंस, बराबरी बराबरी पर मैं खींच रहा हूं और ये माइनस अनंत तक जाएगा। समझ में आया? सक्सेसर या उत्तरोत्तर अंक, ठीक है। जैसे जैसे आप इधर की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? उत्तरोत्तर अंक मिलेगा। और जैसे जैसे इधर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा? निम्नोत्तर अंक मिलेगा। मतलब नीचे की ओर जाएंगे तो कम, एक एक कम। देखिए इसकी अपेक्षा 1 ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ये 1 ज्यादा है, इसकी अपेक्षा 1 ज्यादा, इसकी अपेक्षा 1 ज्यादा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें 1 को प्लस करेंगे तो ये आएगा, 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 इसमें 1 को प्लस करेंगे तो ये आएगा। उत्तरोत्तर मतलब जो भी दिया है आपको, -5 दिया है ना, -5 का उत्तरोत्तर यानी इधर का। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि -5 में 1 को प्लस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? उत्तरोत्तर मिलेगा। तो क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 4। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इज अन, क्या होगा? 2 है, 2 है, क्या है? ये पूर्ण लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है यहाँ पर। नेचुरल मतलब प्राकृत है, प्राकृत, ठीक है। और ये प्राइम मतलब अभाज्य,
और आल सभी, क्या होगा भाई फटाफट बताइए। 2 इज अन 2 है, क्या है, होल नंबर है क्या, बिल्कुल है, होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 है ना 2 इसमें। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, हाँ उसमें भी 2 है। प्राइम नंबर 2 से ही शुरुआत होती है, तो इसका मतलब सभी करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा आंसर अपना होगा, ये वाला होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़े से हमने इजी क्वेश्चन लिए, फिर मैं आपको बता दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। लेवल के लिए उस लेवल तक हम पहले बेसिक से पहुंचेंगे, और तरीका हमारा ये रहेगा कि पहले बेसिक फिर क्वेश्चन, फिर बेसिक फिर क्वेश्चन, फिर बेसिक फिर क्वेश्चन, तो बड़े आसानी से आप एक लेवल तक पहुंच पाएंगे। देखिए, ऑन द नंबर लाइन डिफरेंस बिटवीन -5 एंड -8, मतलब -5 और -8 के बीच संख्याओं का अंतर होगा। -5 और -8, हालांकि ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ठीक है। -5 और -8 इसके बीच क्या अंतर होगा, तो क्या अंतर होगा, ये -5 में से इसको -8 को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, इसका 3 होगा। बात समझ में आई भाई। क्या होता है कि आपको अगर ये इस प्रकार से संख्या आई, यहाँ पर 1 आया, तो 1 में और 0 में क्या कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है। यहाँ 2 है, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे। यहाँ पर मान लिया जाए कि 3 है, तो 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। आपको मालूम है कि बड़ा नंबर इधर होता है, बड़ा नंबर ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए, -5 -8 और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो -5 और +8 और 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3। कितना बिल्कुल सिंपल काम है। याद रखना कि बड़ी संख्या कभी भी नंबर लाइन पर इधर की ओर बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी है, ये कम संख्या छोटी है, इसमें से इसको माइनस करना है। बस यही मिस्टेक बच्चे करते हैं, और कई लोग तो -13 या 13 भी आंसर दे देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। ये कैसा करते हैं, -5 और -8 -13 ऐसा बोल देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अंतर की बात की है तो दोनों को पॉजिटिव कर दो, तो जो कि आप जहां गलती करेंगे वही आपको आंसर भी मिलने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये समझते हैं कि ये -8 जो है -5 से बड़ा है, जबकि उल्टा है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्राइम नंबर विच इज इवन आल्सो इज, अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी है, सम संख्या भी है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने डिस्कशन किया था कि अभाज्य एकमात्र सम संख्या ऐसी है 2 जो कि अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, और आपको ये बात मालूम होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 7th क्वेश्चन है ना, ये 7 नहीं लिखा है सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। 2 4 6 8 डैश 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 है, क्या है ये, यहाँ पर प्राकृत लिखा है, प्राकृत, ये सम है, ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण है, पूर्ण, और ऑल ऑफ दी एबो क्या है भाई, ये प्राकृत संख्या है क्या, 2 4 6 8 बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होती है, इसका मतलब एक एक छोड़ के तो है ना। इवन नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर 2 सारी है, इवन नंबर तो है ही है, 2 4 6 8 सब क्या है, इवन नंबर है। होल नंबर भी है, होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 होता है, इसका मतलब ये सारी इसमें आती है, इसके अंदर कर आती है ये भी। अच्छा, इवन नंबर, ऑल ऑफ दी एबो, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी करेक्ट होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंपोजिट नंबर विच इज ऑड आल्सो, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब यह है कि जो किसी न किसी संख्या से विभाजित होता है, खुद से तो होगा ही होगा, 1 से भी होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित होता है। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6,
देखिए ये खुद से और 1 से होता है, ये खुद से और 1 से होता है, ये भी खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ये खुद से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी होता है, ये एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पहला कंपोजिट ही है, ये तो कंपोजिट ही नहीं है, फिर ये है 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा है ना। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य नंबर होगा। ठीक है, समग्र बोलिए चाहे भाज्य बोलिए, मीनिंग एक ही है। दी नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर अप टू 100 इज, क्या लिख के देखिए, वैसे याद भी होना चाहिए हमें कि 2 3 5 7 11 13 17 ये क्या है? कंपोजिट नंबर, क्या बोला है? दी नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर, सॉरी, ठीक है। यदि आपसे बोला जाता कि कंपोजिट प्राइम नंबर बताइए 100 तक 100 तक प्राइम नंबर बताइए, मतलब कि अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या कौन सी है 100 तक, तो आप क्या बताओगे? 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है 25 होती है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात भाई, ये क्वेश्चन आपको वैसे भी मौखिक याद होना चाहिए। अभाज्य का जब भी नाम आता तो आप ऐसा नहीं कि फिर वो लिखना चालू करें 2 3 5 7 और फिर 100 तक और फिर उसमें टाइम बर्बाद करें, ऐसा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो फिर आपको बोला कि भाज्य कितनी होती है, भाज्य कितनी होती है? देखिए अभाज्य कहाँ से शुरू होती है? 2 3 5 7 और 11 और 13 इस प्रकार से होती है। इसमें 1 नहीं होता, होता है क्या? 1 ऐसा है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 फिर 12 13 फिर 14 15 16 और फिर यहाँ 17। आई बात समझ में? ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये क्या है? अभाज्य है। जो ऊपर लिख रहा हूँ ये क्या है? भाज्य है। इसको और इसको मिला दिया जाए तो 100 तक कितने अंक हो गए मालूम है? 99 हो गए। क्यों? 100 तक तो 100 तक तो 100 होना चाहिए। एक नंबर, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 1 क्या है? ऐसा नंबर है जो कि भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो ये बात याद रखना। तो फिर अब आप ये बताइए कि जब 1 तो एक अकेला हो गया, 25 हो गए क्या भाज्य, सॉरी अभाज्य, तो फिर कितने बचे? 74। 74 कितने क्या हो जाएंगे? भाज्य हो जाएंगे। याद रखना, ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये क्या है? भाज्य हो जाएंगे। और सब मिला के कितने हो जाएंगे? 100। समझ में आई बात? बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पर। टोटल भाज्य संख्या 100 तक कितनी है? तो 74। अभाज्य संख्या कितनी है? तो 25। ऐसा कौन सा नंबर है 100 तक की जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य? 100 तक नहीं, पूरे दुनिया में एक 1 ऐसा नंबर है कि जो न तो भाज्य है और न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए कहाँ तक पहुंच गए हम? ये यहाँ तक हो गया अपना काम। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्राइम नंबर इज, पहला अभाज्य संख्या मालूम है हमें, पहली अभाज्य संख्या 2 है और करेक्ट आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? नेचुरल नंबर 1 से होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू ऑफ 8 1897, आंकिक मान फेस वैल्यू, या इसको क्या बोला जाता है? जातीय मान भी बोला जाता है, जातीय मान भी बोला जाता है, आंकिक मान भी बोला जाता है, जातीय भी लिख सकते हैं हम, जातीय मान। ठीक है, किसका? इसका 1897 में 8 का जातीय मान। 8 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है फेस वैल्यू। क्या दिखाई दे रहा? उसकी फेस बताना, उसी का फेस बताना। इसका फेस क्या दिखाई दे रहा? हमें 8 दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा? जातीय मान होगा। अगर स्थानीय मान बोला जाता, प्लेस वैल्यू बोला जाता, तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये क्या, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती? 800 हो जाती। ठीक है, प्लेस मतलब किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है वो। यूनिट, टेंस,
और वंस, टेंस और 100, तो 100 प्लेस पर ये यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब 12th हो गया। 13th क्या होगा? द नंबर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, 100 तक के अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया 25, है ना, आया ना अभाज्य संख्या का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर लाई रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देखिए मान लिया जाए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 और -1 -2 परिमेय संख्या इस नंबर लाइन पर मान लिया जाए कोई भी संख्या, ये दो संख्या है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो अनंत परिमेय संख्या होगी, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या भी अगर पूछा जाए तो भी अनंत होगी। कोई भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती। कैसे? 1 लिखा ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और ऐसा ऐसा जाते जाते 1.9 तक जाएगा, फिर 1.11, 1.12, 12, 13 और इनफाइनाइट, 2 तक मत जाने दो, अनंत तक चलते रहो, कई सारी संख्या यहाँ पर होगी, अनंत होगी, ठीक है। तो क्या इनफाइनाइट या जिसको अनंत बोला जाता है, ठीक है। नो मतलब नहीं, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, तो क्या होगा इसका आंसर? इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रॉम द लिस्ट नंबर विथ द डिजिट 2910, ठीक है, क्या बोला है? 2910 अंकों से बनी कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, कम से कम लिखा, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, क्या होगा? तो हमें इतना मालूम है, ध्यान देना, इधर बड़ा सिंपल काम है अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो, हालांकि क्वेश्चन ही सिंपल है, ठीक है। तरीका ये होता है कि सबसे छोटा अंक लिखो सब में से। सबसे छोटा अंक लिखा तो क्या लिखा? 0 लिखा। फिर इससे बड़ा अंक लिखो, 0 से बड़ा कौन है? 1 है। और फिर इससे बड़ा लिखो तो 2 है, फिर इससे बड़ा लिखो तो 9 है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका मान कितना होता है? 129 होता है। मालूम है ना कि मैथ्स में अगर या किसी संख्या के सामने अगर 0 रहे उसका महत्व खत्म हो जाता है, यानी इसको क्या लिखा जा सकता? 129। तो फिर 0 से मिलकर क्या बना है? ये बनाए क्या? बिल्कुल नहीं बना। इसका मतलब ये हो गया कि आप 0 को पहले नहीं लिख सकते। कोई भी संख्या दी रहे, 0 आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बोला कि चारों अंकों से मिलकर बनी संख्या की बात की है ना, ऐसी संख्या जिसमें चारों अंक का होना अनिवार्य है, चारों अंक का होना अनिवार्य है। अब आपको यहां पर चारों अंक का होना अनिवार्य दिख भी रहा है, या दिख रहा कि चारों अंक यूज किए, लेकिन वास्तव में इसका मान इतना होता है ना। अब जब इतना मान होता है तो इसमें चारों अंक नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा याद रखना कि 0 जब भी आए तो 0 हमें पहले नंबर पर नहीं लेना है, इसको अभी छोड़ दो अगर सबसे छोटा बोला है तो। अब ये देखिए कि सबसे छोटा अंक कौन है? 1 है। अब इसके बाद में जो इससे बड़ा नंबर है ना, 1 से बड़ा नंबर, अब कौन सा नंबर लिया जाए? तो फिर हमारा ध्यान जाएगा कि 2 लिया जाए। 2 मत लीजिए आप, अब 0 को डालिए आप, ठीक है, छोटा बोला है ना, तो अब 0 फिर 2 और फिर 9। बात समझ में आई? 0 कुल मिला के इसका स्थान पहले था, है ना, और 1 का स्थान यहाँ पर था। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी छोटा नंबर लिया जाता है तब क्या किया जाता है कि सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन 0 सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए पहले वाले अंकों का आपस में फेरबदल करना होगा। मतलब इसको 0, 1, 2, 9 न लिख के इनको आपस में आपको बदलना होगा, तब नंबर मिलेगा। कौन सा हो गया भाई इसके हिसाब से? 1029। नेक्स्ट क्वेश्चन, को प्राइम नंबर और को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है ऐसी दो संख्याएं जिसमें 1 का ही भाग जाए और उसके अलावा और किसी संख्या का भाग न जाए। देखिए इसमें दोनों में 5 का भाग जा रहा, जबकि किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। दोनों का उभयनिष्ठ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा? 5 से डिवाइड हो रहा दोनों, ये भी नहीं होगा। ये भी 5 से डिवाइड हो रहे दोनों, ये 5 से हो रहा है, 2 से, 4 से और 8 से ये हो रहा, तो ये दोनों कॉमन, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है एक को छोड़कर कि जो संख्या दोनों को विभाजित कर दे, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा सह अभाज्य।
सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब दोनों किसी भी संख्या से अभाजित नहीं होता है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये बड़ा सिंपल काम है। सबसे बड़ी जब भी बोला जाए या सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ये बड़ा सिंपल काम है। देखिए सबसे छोटी बोला तो सामने 1 लगाओ, फिर कितने अंकों की बोला? 2 अंकों की बोला तो 2 अंक, 1 अंक की बोला तो केवल 1 लिख दो, 2 अंकों की बोला तो 0 लगाओ, 3 अंकों की बोला तो 0 लगाओ, और 4 अंकों की बोला तो और 0 लगा दो, 5 अंकों की बोला तो और 0, ऐसे बढ़ने दो, जितने अंक बोला जाए उतने कर दो। बिल्कुल सिंपल काम है। सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या 9, 2 अंक की संख्या 99, आप इसमें 1 भी अगर जोड़ देंगे तो 3 अंक की बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी बोला ना, 3 अंक की बोला तो 9 9 9, जितने अंक की बोला उतने 9 9 लगाते जाओ, बस काम हो गया। मेरे ख्याल से अब सबसे बड़ी सबसे छोटी का झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। 1 अंक का सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी, अब 0 लगाओ इसके बाद जितने भी बोला। 4 अंक की बोला तो ये, 5 अंक की बोला तो ये, 6 अंक की बोला तो ये, ठीक है। कौन सी कितने अंक की? 5 अंक की। यहाँ तो बहुत सारे अंक दिख रहे हैं भाई, यहाँ पर भी बहुत सारे, ये 5 अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दी सक्सेसर ऑफ 9, 9 का सक्सेसर उत्तरोत्तर, 9 में 1 को प्लस कर दो। सक्सेसर मतलब 1 प्लस करना है। उत्तरोत्तर अगर बोला जाए तो, निम्नोत्तर बोला जाए तो प्रीसीडर बोला जाता है उसको, तो इसको क्या है 1 को माइनस कर दो। सक्सेसर बोला तो 9 को में 1 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, पाई है। पाई पर भी एक बहुत बड़ा एक इतिहास है भाई, बहुत बड़ी एक कहानी है, ठीक है। थोड़ी सी एक कहानी, मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ पाई के बारे में। पाई वास्तव में जो व्रत होता है ना भाई, क्या है पाई आया कहाँ से, ठीक है। ये व्रत है ना, व्रत कितना बड़ा है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा व्रत हो, कितना भी बड़ा व्रत हो, चाहे इतना सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा व्रत हो, किसी भी व्रत की बात करें हम, इसकी जो परिधि है ना, परिधि का मतलब ये होता है, परिधि की लंबाई जितनी भी रहेगी, आप घर में क्या है, एक व्रत बनाना, आप सही बनाना एक्यूरेट, ठीक है। और इसकी परिधि नापना, ये कितनी परिधि है, और जितनी भी सेंटीमीटर होगी या सेंटीमीटर में ही नापोगे मेरे ख्याल से, तो उसको यहाँ पर लिख देना आप, और डिवाइडेड बाय इसका जो केंद्र रहेगा ना, केंद्र से होती हुई जो सीधी लाइन रहेगी ना, इसकी लंबाई को माप लेना, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लंबाई को पूरा मापोगे और ये वाली लंबाई को मापोगे, इसको इससे भाग देंगे, और भाग देने के बाद में आप पाएंगे कि 22/7 के लगभग ही इसका मान आएगा। अगर ज़्यादा एक्यूरेट अगर नापेंगे तो 22/7, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मापेंगे तो आप देखेंगे कि 22/7 भी नहीं होता इसका मान। तो क्या होता है, तो आज तक कोई नहीं निकाल पाया। समझ में आई बात? आज तक कोई नहीं निकाल पाया कि वास्तव में पाई का मान कितना होता है। जो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका जो अनुपात रहेगा ना, इसी अनुपात को पाई बोला जाता है। बात समझ में आई? फिर से और एक बार, 60 में ये क्या होता, परिधि क्या होती, 2πr। देखिए 2, इसलिए तो यही कारण है 2πr होता है ये, डिवाइडेड बाय ये जो व्यास है ना, ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r, तो ये कितनी हो गई 2r। तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, पाई बच गया, ठीक। क्या बच गया, पाई बच गया। तो ये होता है इसमें। तो ये पाई क्या है, वास्तव में 22/7 इसका मान नहीं होता, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर जिसको बोला जाता है। इरेशनल मतलब अपरिमेय, अपरिमेय। और ये क्या, इसको रेशनल को क्या बोला जाता है, परिमेय। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र बोला जाता है भाई। सम्मिश्र पर भी हम एक क्लास लेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सारा हर एक पर क्लास लेंगे, और ये मान के चलिए कि थोड़ा सा साथ साथ में चलेंगे तो बड़े आसानी से कोर्स कंप्लीट होने वाला है। और हमारा कंसंट्रेशन 0 लेवल से पूरा बेसिक कवर करने का है, और बेसिक कवर होगा भी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, इस पर भी एक क्लास लेंगे, बहुत बड़ी
बढ़िया कॉन्सेप्ट है और कंपटीशन लेवल में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या, ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या, ये याद रखना। और जनरली हम क्या लिखते हैं, पाई का मान कितना लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, जबकि ये नहीं होता है बराबर, ये लगभग होता है, ठीक है। तो ये परिमेय होता है और ये अपरिमेय होता है। यही कारण है भाई, आप एक तरफ बराबर बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये परिमेय होता है और ये अपरिमेय होता है, ऐसा क्यों, तो उसका कारण ये है कि ये लगभग बराबर होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, बिल्कुल है, प्राइम नंबर है, नहीं है, नॉन ऑफ दिस, तो ये वाला है, ठीक है, होल नंबर है 0, ठीक है। नेक्स्ट, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। दिस सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7, ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है। कितने हो गए, 7 और 3 10 और 7 कितना हो गया, 17, 17, ठीक है, प्लस करके देख लिया हमने, तो 17 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन है, ये 3 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो रहा नहीं है प्राइम नंबर, ये 51 3 से डिवाइड हो रहा नहीं है प्राइम नंबर, 7 ऐसा है कि जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अन इवन एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज, एक सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, दुनिया की कोई भी सम संख्या और कोई भी दो विषम संख्या का गुना करके देख लीजिए, आपके पास सम संख्या ही मिलेगी। कारण क्या है, सम संख्या मान लिया जाए 2 है, विषम संख्या मान लिया जाए 3 है। हमेशा किसी भी संख्या में 2 का गुना करेंगे तो सम संख्या ही आएगी, चाहे कोई भी संख्या हो दुनिया की। अगर वास्तविक संख्या है तो 2 में अगर आप किसी का भी गुना करेंगे तो हमेशा आपको सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। देखना फिर से, अगर आपको बोला जाए कि सर 10 में अगर किसी विषम संख्या का गुना किया जाए, तो भाई 10 में भी तो 2 होता है ना, 2 गुणित 5 होता ही ना, तो 2 में ही तो गुना हो रहा कुल मिला के, तो हमेशा सम संख्या ही आपको मिलने वाली है। तो इवन नंबर जिसको बोला जाता है, इवन नंबर सम संख्या। नेक्स्ट, दी 3 इन दी नंबर 23,456 रिप्रेजेंट, 3 संख्या प्रतिनिधित्व करता है किसका, 3 किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का करेगा, वंस, टेंस, 100 और ये क्या है, थाउजेंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1000 का प्रतिनिधित्व करता है, 1000 का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 3 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा, 1000 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 9, फेस वैल्यू एंड 6, 9 0 7 3 6 4, फेस वैल्यू 9 की फेस वैल्यू 9 ही है और 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, ठीक है। अंकित मूल्य, ठीक है, जो दिख रहा वो तो क्या है, यही है, तो कितना होगा, दोनों का योगफल करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब जो दिख रहा है, एक्चुअल दिख रहा वो। और स्थानीय मान अगर बोला जाएगा तो जैसे मान लिया जाए कि 9 का स्थानीय मान बोला जाए तो इसके बाद में 0 लगा दो, 9 0 0 0 0 0, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। लोकल वैल्यू ऑफ 8, क्या बोला है, लोकल वैल्यू, यानी कि लोकल वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, ये बिल्कुल सही है। स्थानीय मान किसका बोला है, 8 का बोला है, तो 8 का स्थानीय मान होगा 800, ये याद रखना, ठीक है। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसके बाद में 2 0 आ जाएंगे, मतलब 800 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है, एंड फेस वैल्यू। अभी यहाँ पर देखना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4, देखिए 3 2 4 3 7 2, स्थानीय मान और आंकिक मान में जो अंतर है वो क्या है, किसके, 4 के। यहाँ पर देखिए 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 ही है, और स्थानीय मान कितना है इसका, 4, इसके बाद जितने भी मान है उतने 0 1 2 3, समझ में आई ना।
इसका स्थानीय मान क्या है, इसकी स्थान कहाँ पर है, 1000 पर है, तो 4000 हो गया और फेस वैल्यू इतनी हो गई। इसमें से माइनस कर दो 3996, ठीक है, 3996 ये करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है और इस कॉन्सेप्ट पर हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया बेसिक में, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते। 7 8 6 6 1 7 9 1 9 और 4 6 3 यूनिट प्लेस, इसका पूरे का गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इस संख्या का इस संख्या के इकाई में गुना करिए तो 9 तिया 27, 27 के 7, ध्यान देना, इसका इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक का आपस में गुना करिए तो 9 तिया 27, 27 के 7 बचे 2। अब यहाँ पर इस संख्या के इकाई के अंक में इसके इकाई के अंक में गुना करिए तो साथ ही 49। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए, अभी टेंशन नहीं लेना इस पर। फिर इसके इकाई के अंक में इसके इकाई के अंक में गुना करेंगे, 9 5 9 6 54, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हालांकि हमने इस कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की, इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और फिर नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। you